Hello students, how are you all? Welcome to the We Can. Today we will start our chapter number 3, Ingredients of Modern Industry of Geography of class 8th. Okay. First of all, we will see the key aspects of this chapter. Mineral and power resources, types, distribution and usefulness of minerals, mining, its types, mineral conservation, power resources, its types, importance and conservation of power resources. Of course, minerals and power resources are two basic and most important ingredient of modern industry. Minerals are the things which give us energy, and power resources are necessary for running the machines and whatever we use to रन द मशीन दैट इज़ पावर रिसोर्सेस. और वो क्या होते हैं हम इस डिटेल में चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. मिनरल्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. Power resources are necessary for running the machines. The food we eat and the water we drink all contains minerals. Let us see then what is a mineral. From where do we get it? क्या होता है मिनरल? मिनरल से हमें ऑफ कोर्स काम करने की, जो कुछ भी हम डे टू डे अपनी लाइफ में काम करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी पावर हमें कहाँ से मिलती है? मिनरल से. हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो पीते हैं, ये कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, तो उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है दैट आर कॉल्ड मिनरल्स. और ये हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. A mineral is a naturally occurring substance on the earth having a definite chemical composition. We get minerals from rocks. कहाँ से मिलते हैं हमें मिनरल्स? रॉक में से, पहाड़ों में से. तरह तरह के पहाड़ होते हैं. कई ऐसे होते हैं एक ही पहाड़ में कई तरह के मिनरल होते हैं. कई पहाड़ ऐसे होते हैं जो एक ही तरह के मिनरल से भरपूर होते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं. तो ये इनके बहुत डिफरेंट टाइप होते हैं, हम पढ़ेंगे. मिनरल्स occur in different types of rocks. Some minerals occur at a shallow depths of the earth while some minerals occur deep inside the ground. Minerals in the raw state from which metals are profitably extracted are called minerals ores. The economic activity concerned with the extraction of minerals from under the ground is known as mining. Formation of minerals is a natural process which extends over millions of years. Yes, किसी भी मिनरल्स को बनने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम चाहिए. धीरे धीरे बनने वाला एक प्रोसेस है ये. इसमें एकदम से नहीं तैयार होता है. इसलिए एक तो कहते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं ये ऑफ कोर्स मिनरल्स भी उसी में आते हैं. तो अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर क्या लग रहा है कि इंसान इसको वापस बना लेगा? It's not possible for the human to make in the machines or in the industry or factory to make minerals or resources. No, it's not possible. जो नॉन रिन्यूएबल है. ओके, तो इसमें ये बताया है कि मिनरल्स जो रॉक्स में मिलते हैं, रॉक्स के भी कई हिस्सों में, कुछ हैं जो ऊपरी उसमें परत में मिल जाते हैं रॉक्स के, पहाड़ों की. कुछ हैं जो ज़मीन के काफ़ी नीचे पहाड़ों को खोदना पड़ता है, उसके नीचे से निकलते हैं. जैसे आप खोद कर जो निकालते हैं उसको माइंस में से निकालते हैं, और वो मिनरल्स जो होते हैं वो मिनरल ओर्स कहलाते हैं, जो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है. ऑफ कोर्स वो रॉ फॉर्म में होते हैं. जैसे डायमंड भी निकलता है तो उसको हम देख के पहचान थोड़ी सकते हैं कि ये हीरा है. जिसको मतलब पहचानने से वही बता सकता है कि यस इट इज़ अ डायमंड. तो उसको भी फिर फैक्ट्री में उसको उसकी कटिंग होती है, उसकी फिनिशिंग होती है और उसकी पॉलिशिंग वगैरह, फिर वो डायमंड का शेप लेता है, उसका वो सब आउटपुट बाहर आता है. तो इस तरीके से क्या होते हैं, सारे मिनरल्स रॉ फॉर्म में होते हैं. और जब उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के जब वो प्योर फॉर्म में आ जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मिनरल ओर्स. और जो ज़मीन के नीचे से उसको खोद कर निकालते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग. ऑफ कोर्स आपको पता है कोल माइनिंग तो सभी जगह होती ही है जहाँ पर भी मिलता है, तो वो नीचे से खोद कर निकालते हैं. मिनरल्स हैव देयर ओन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, हार्डनेस, color and chemical properties like solubility. Distribution of minerals varies from place to place.
There are more than 2500 minerals that have been identified on the Earth's surface. अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी, हार्डनेस, कलर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डेंसिटी मतलब कौन कितना छोटा है, पतला है, जैसे आपने सुना होगा कि जो अदरक होता है वो बिल्कुल पतला एकदम पेपर के साइज का होता है, या कोई एकदम पत्थर जैसा ऐसा निकल रहा है। सबकी हार्डनेस अलग है, कलर अलग है, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, किसी में कोई सा केमिकल है, किसी में कोई सा केमिकल है। जगह भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है सारे मिनरल एक ही जगह अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो नेशन हो या वो स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो। नो, अलग अलग जगह अलग अलग जो मिनरल से मिलते हैं वहाँ पर जगह जगह, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे अर्थ के सरफेस पे टोटल मिला के कितने मिनरल्स हैं अपने पास? 2500। ये उनकी टोटल नंबर है। Now, importance of minerals. First of all, minerals are the backbone of industrial development. Minerals are necessary for the production of tools, machines, farm implements, defense equipments, automobiles, railway engines, ships, and drilling machines. Of course, minerals जो है हम उसके टाइप में जब देखेंगे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक है, किस तरीके से उसमें सारे चीज़ें आती है आयरन वाली, तो वो उनसे हमारी इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट सारा अगर किसी पे डिपेंड करता है तो दैट इज़ मिनरल्स। कितने कोई देश कितना रिच है मिनरल्स में, ये उसकी इंडस्ट्री को बहुत इफ़ेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट में, इसलिए इसको बैकबोन का है। क्यों? जैसे कि मिनरल्स यूज़ होते हैं क्या क्या बनाने में, किस चीज़ के प्रोडक्शन में, जो भी हमें टूल्स चाहिए उसमें यूज़ करने के लिए, मशीन्स चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी आपने देखा है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें तो काफ़ी बिग साइज़ की मशीन्स होती हैं, उन सबको बनाने के लिए कितना आयरन चाहिए। बड़े बड़े जो शिप यार्ड्स हैं और ये ड्रिलिंग मशीन्स हैं, या रेलवे जो है इंजन्स हैं, रेलवे ट्रैक्स है, अगर वो पूरे उस नेशन में फैलाने हैं तो कितना आयरन चाहिए। और डिफेंस इक्विपमेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो आप सारे इक्विपमेंट्स देखते हैं रॉकेट वगैरह, ये सब इसी मिनरल्स आयरन से बनते हैं, तो हुआ ना कितना इम्पोर्टेंट। थर्ड इज मिनरल्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड फ्लाई ओवर्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को बनाने में भी ओवरऑल जितना भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, वो मिनरल्स के बिना वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट दैट थिंग, कि कैसे वो पॉसिबल है, कैसे करेंगे। मिनरल्स आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द पीपल। ये दूसरे तरह के मिनरल्स की बात हो रही, जो अभी उसके टाइप में हम जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्लियर। लेकिन मिनरल्स की इम्पोर्टेंस में ये भी आएगा कि किस तरीके से जो है ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हेल्थ के लिए मिनरल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने नेसेसरी हैं, और उनका क्या रोल है। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी, कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। अब जो डेली लाइफ की रूटीन की जो चीज़ें हैं, जैसे कॉइन्स है, ज्वेलरी है, बर्तन है, वो बनाने के लिए जो मिनरल्स होते हैं, मतलब छोटी से बड़ी चीज़, कम इम्पोर्टेंस से लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें, सब में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। And this next is properties of minerals. Minerals are non-renewable, जिनको हम एक्सॉस्टेबल कहते हैं। मिनरल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर लॉन्ग टाइम एंड एक्सटेंड्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, कि एकदम से नहीं बनते, इनको बनने में बहुत बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। एंड थर्ड इज मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़मीन पे बिल्कुल बराबर बराबर ऐसे ये एशिया है, ये अमेरिका है, ये तो हमने बनाए। अर्थ पे तो सब एक साथ था, और ऑफ कोर्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो मतलब डिसप्रोपोर्शनेट शेयर है सबके पास। किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी के पास मिनरल्स का कुछ ज़्यादा, किसी के पास बिल्कुल मिनरल्स नहीं है, तो उनको सब कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। मतलब किसी के पास ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, किसी के पास नहीं है तो वो इम्पोर्ट करते हैं। इस तरीके से अनइवन जो है प्रपोर्शन है सब पूरे अर्थ पर, ठीक है। And the next is types of minerals. Minerals are classified on the basis of their color, hardness, mineral composition, physical and chemical properties.
Minerals are classified as metallic and non-metallic. Some minerals used as fuels for running the machines are called mineral fuels like coal and petroleum. तो 3 तरह के हो गए, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और मिनरल्स फ्यूल. मिनरल्स फ्यूल कौन से होते हैं? जिसमें कि हम किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए या किसी भी फ्यूल जो यूज़ होता है मशीन्स को रन करने के लिए. गाड़ी तो मैंने एग्जांपल दिया, ऑफ कोर्स उसमें जो इंजन है वो मशीन है. किसी भी मशीन को रन करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है दैट इज़ कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स. जैसे कि आप मालूम है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है. जैसे सीएनजी की टैक्सीज चलती हैं तो सीएनजी ऑल्सो नेचुरल गैस. तो इस तरीके से ये मिनरल फ्यूल्स में आएगा. और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में ये है कि ये मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ मेटल्स. मेटेलिक मिनरल्स आर मेलेबल, ductile and hard like iron ore, बक्साइट, सिल्वर, गोल्ड. ये इस तरीके के जो मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये सब इसमें आयरन का जो है सबसे बड़ा वो होता है, ये मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं. एंड व्हाट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स? विच डू नॉट कंटेन्स मेटल एंड दे आर सॉफ्ट एंड नॉन लस्ट्रियस लाइक पोटाश, सॉल्ट, सल्फर. ये सब क्या है? पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं. ऑफकोर्स जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो हार्ड फॉर्म में होते हैं. उनको मतलब इस तरीके से सॉफ्ट नहीं होते हैं और टफ, उनका वो जो टेक्सचर होता है वो टफ होता है. तो नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड into ferrous and non-ferrous minerals. And what are ferrous minerals? Contain a larger proportion of iron. जिसमें लोहे का, आयरन का proportion ज़्यादा होता है या उसे हम ferrous minerals कहते हैं ना. लाइक एग्जाम्पल है इसके मैग्नीज है, आयरन ओर है, ये इसके एग्जाम्पल है. वाइल नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन्स आयरन, जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे कि ऑफ कोर्स गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, जिंक है. इस तरीके की जो चीज़ें जिनमें आयरन नहीं मिक्स होता दैट इज कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स. ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है. फेरस मिनरल्स में आयरन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है. दूसरी चीज़ों की प्रॉपर्टी भी होती है पर इसका पोर्शन ज़्यादा होता है. और नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन बिल्कुल भी नहीं होता. लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये इसके एग्जाम्पल है. ठीक है. Ferrous minerals are important for metallurgical and engineering industries, while non-ferrous minerals are important for electrical engineering and chemical industries. अब इन दोनों के यूज़ में भी डिफरेंस बताया है कि जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो जो है मेटलर्जिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर मतलब ऐसी मशीन्स या इंजन्स इंजीनियरिंग में हो रहे हो या मेटल से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर आयरन से चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ पर फेरस मिनरल्स काम आते हैं. और नॉन फेरस मिनरल्स की इम्पोर्टेंस किस फील्ड में है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग में भी है और केमिकल इंडस्ट्री में भी है. क्योंकि आप जानते हैं ये पोटाश है, सल्फर है, ऑल दीज आर केमिकल. तो इनसे कोई कई मेडिसिन वगैरह में उसमें भी यूज़ आते हैं ये. तो इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती, तो इनके यूज़ में भी डिफरेंस है. ठीक है. Now, the mining of minerals. Mining of minerals is of different types. Extraction of minerals depends on the quality and quantity of ores, cost of extraction, development of technology, and accessibility of the mine. मीन्स माइन की अगर हम पैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस हिस्से में ज़मीन के या कौन से जगह पर मिनरल्स हैं, किस क्वालिटी के हैं, किस क्वांटिटी में हैं. ठीक है ना. जैसे अभी आपने सुना होगा कि जैसलमेर में जो है नेचुरल गैसेस के बहुत बड़े मतलब भंडार मिले हैं ज़मीन के नीचे. पॉसिबिलिटी है अभी वहाँ पर, उसकी सिर्फ ऊपर से सर्च हुआ है कि इस इतने बड़े एरिया में मिले हैं. बाहर की कंपनीज भी अपने इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं उस चीज़ को देखकर. तो ये जैसे
पता लगाया हमने कि मिनरल्स यहाँ पर मौजूद है, इतना इतना हो सकता है, क्वालिटी और क्वांटिटी ये हो सकती है, ये टाइप हो सकता है। एंड द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑफ कोर्स हमको ये भी मालूम करना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे कॉस्ट लगेगी इन्वेस्ट करने में, कितना उसको प्रोसेस करने में टाइम और इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट की बात आती है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत सारे, जैसे कि हमने रिसोर्सेज में पढ़ा ही था, पोटेंशियल रिसोर्सेज का यही था कि हमारे पास रिसोर्सेज तो है, पोटेंशियल है हमारे पास, बट रिसोर्सेज को यूज़ करने के सोर्सेज नहीं है हमारे पास। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक हमने डेवलप नहीं करी है जो इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, मतलब क्या चाहिए टेक्नोलॉजी, वो हमें अभी मालूम नहीं है। एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द माइंड, किस तरीके से माइंस में हम लोग जा सकते हैं और किस माइंड की क्या पोटेंशियल है, वो सब जाने के क्या ज़रिए होंगे, वो सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। माइनिंग इज़ ऑफ 3 टाइप्स: ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग एंड ऑफ शोर ड्रिलिंग। 3 तरह की होती है, उनके नाम दे रखे हैं: ओपन कास्ट, शाफ्ट माइनिंग एंड ऑफ शोर ड्रिलिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है बेटा? ओपन कास्ट माइनिंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ overlying materials to extract the minerals from a shallow depth of the earth। ऊपरी हिस्से में ज़मीन के सिर्फ ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, सिर्फ ऊपर ही जो मिनरल्स मिलने के चांसेस होते हैं, तो उनको सिर्फ थोड़ा सा वो लेयर्स हटाकर ही जो मिनरल्स मिल जाते हैं, उसके लिए हम जो माइनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग, है ना। एंड इन द शैलो डेप्थ ऑफ द अर्थ, ये तो इसका हो गया। एंड द शाफ्ट माइनिंग रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स टू एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ। आपने देखा कोयले के खानों को कितना नीचे उतर के फिर अंदर जाके किस तरीके से रास्ते बनाते हैं। हीरे के खाने भी नीचे ज़मीन में जो हम रास्ता वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी हम करते हैं रास्ता, उसको डीप वो बनाने खोद कर बनाते हैं, that is called shaft mining. Okay, and what is offshore drilling is method of mining where deep bores are dug into the earth to extract oil and natural gas from under the earth or from offshore regions। ये जो गैस और ऑयल के लिए जो छोटे छोटे से आपने बोरवेल सुने होंगे, अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बच्चे जो हैं बोरवेल में गिर गए, कितने डीप होते हैं वो, कितने फीट डीप होते हैं। तो ये ऑफशोर ड्रिलिंग ये होती है। ये ज़्यादा चौड़े या ऐसे नहीं होते कि कोई इंसान इनमें उतर जाए, नहीं, ये तो ऑयल और गैसेस के हिसाब से होते हैं, तो काफ़ी डीप होते हैं ज़मीन के अंदर। और ये इसका पर्पस ऑयल और नेचुरल गैस निकालना होता है। और शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, इंसानों को अंदर जाना पड़ता है, वहाँ पे वो मशीनों से तो काम होता ही है, इंसानों का भी काम होता है, तो इसलिए उसका काम बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स इंसान जाएगा काम करेगा उसमें, तो जगह ज़्यादा चाहिए। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उसमें आपने देखा होगा माइंस कोल की, उसमें किस तरीके से बनाते हैं, इस शेप में, गोल शेप में, के अंदर इंसान जाके काम कर सके। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। A world map showing distribution of minerals reveals a highly uneven distribution of minerals. Every country in the world is not self-sufficient in every minerals. Some parts of the world are totally devoid of minerals. Thus, the industrial development varies in different countries of the world. Minerals generally occurs in igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि किस तरीके से डिसप्रोपोर्शनेट शेयर है पूरे वर्ल्ड में मिनरल्स का, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ओवरऑल कोई भी कंट्री इज़ नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ, मतलब अपने आप में ऐसा नहीं है कि वो सफिशिएंट है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सबको किसी ना किसी चीज़ में, आजकल तो किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, तरह तरह की जो न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, उसके लिए मिनरल्स भी चाहिए तरह तरह के, तो ऑफ कोर्स आपको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और जो मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके के रॉक्स में होते हैं, 3 तरह के, ये आपको ये लर्न करना होगा: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इन 3 तरह के रॉक्स में जनरली होते ही हैं मिनरल्स। हर रॉक में मिनरल्स हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना।
Generally, metallic minerals like iron ore, manganese, copper, and gold occur in igneous. कौन कौन से किस में मिलते हैं अब ये आपको लर्न करो. इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं हमें आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड मैग्नीज, like this है ना. And metamorphic rocks, while non-metallic minerals are found in sedimentary rocks. उसमें नॉन मेटेलिक जो कुछ भी अपने मिनरल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था, पोटाश है, सॉल्ट है, सल्फर है, इस तरीके के जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं. ठीक है, डायमंड्स है, फॉस्फेट है, ये सारे सेडिमेंट्री में. और ये इसके दो चांस हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, दीज थिंग्स इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, दोनों में से किसी में भी हो सकती हैं. ठीक है. Minerals fuels like coal and petroleum are found in sedimentary rocks. तो sedimentary rocks में कौन कौन से हो गए दो, एक तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स, ये दो हमें मिलते हैं sedimentary rocks में. ठीक है. In Asia, so first of all we will see the distribution in Asia. The continent of Asia has large reserves of iron ore, manganese, bauxite, copper, zinc and nickel. China and India have large deposits of iron ore. Most of the world's supply of tin comes from China, Malaysia and Indonesia. ये सबका proportion यहाँ पर जो है मेंशन किया है कि कितनी कंट्रीज़ में या कॉन्टिनेंट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है कि एशिया में ऑफ कोर्स इंडिया और चाइना के पास सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन ओर में वो फर्स्ट हैं. और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है टिन की सप्लाई, टिन एक मिनरल है ऑफ कोर्स, उसकी सप्लाई कहाँ से होती है, पूरी दुनिया की, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से. ठीक है ना. तो यहाँ पर किस तरीके का हम कह सकते हैं कि मेटेलिक काइंड ऑफ ज़्यादा है, आयरन है, मैग्नीज है, बक्साइट है. तो यू हैव टू लर्न दिस एग्जाम्पल. ओके. नाउ यूरोप हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर. द लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड स्वीडन. The other minerals like manganese, copper, lead, zinc and nickel are found in Europe. वही वाले हैं जो मेटेलिक उसमें आते हैं, वो मिनरल्स यूरोप में भी काफ़ी उसमें मिलते हैं. ये उन सब की जगहों के नाम है यूरोप के. रशिया है, यूक्रेन है, फ्रांस है, स्वीडन है, ये वहाँ की जगह हैं जहाँ पर ये मोस्टली मिलते हैं, इनकी खाने हैं वहाँ पर. नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन मिनरल्स नेमली कॉपर, lead, zinc, platinum, gold and silver. The Lake Superior region has deposits of high quality iron ore. आयरन में भी कई क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा उसको कौन सा प्रॉपर्टीज़ वाला आयरन है उसकी उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी पे. तो अमेरिका में जो आयरन और मिलता है एक्सट्रैक्ट करके, जो आयरन और होता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द कंपैरिजन. और द कनेडियन शील्ड इज़ रिच इन प्लेटिनम, गोल्ड, निकल एंड कॉपर. ये उनके एरिया के नाम लिख रखे हैं कि कौन सी एक, द लेक सुपीरियर रीजन जो है, उस नदी के आसपास का जो एरिया है वो रीजन है, उसमें तो हाई क्वालिटी का आयरन मिलता है. और द कनेडियन शील्ड है, ये उनके अलग एरिया का नाम है जहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि अमेरिका जो है आपको पता है कि वो उसका एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है, बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ है. तो एक तरह का तो हो ही नहीं सकता, तरह तरह के मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं. तो ये दूसरे एरिया का नाम लिखा हुआ है कि द कैनेडियन शील्ड इज़ रिच इन प्लेटिनम, गोल्ड, निकल एंड copper. The Rocky Mountains contain the deposits of copper, tin, gold and uranium. आपको पता है रॉकी माउंटेन उनका एक तीसरे एरिया का नाम लिख रखा है. द एप्लेचियन रीजन हैज़ लार्ज कोल डिपोजिट. मैक्सिको इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर. जो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी होती है. इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का जितना भी प्रोपोर्शन है उसको इन्होंने क्लियर किया है कि कितना है. In South Africa, the continent of South America. The continent of South America is rich in minerals. Brazil is the leading producer of iron ore, bauxite and tin. Bolivia is also an important producer of
टिन। बोलीविया है, ये ब्राज़ील है, चिली है, ये सब इनकी जो है साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, लाइक अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुआना, सूरीनाम। ये सारी जो है इनके यहाँ की जो जगह है उनके नाम है कि किस जगह कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, कौन से मिनरल्स कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। ये इस तरीके से प्रोपोर्शन का डिस्कस कर रखा है। एंड इन अफ्रीका हैज़ लार्ज रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स। आप जानते हैं कि अफ्रीका जो है साइज में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, वो बहुत वाइड फैला हुआ है। तो उनको तरह तरह के, मतलब आप कहिए कि प्रकृति की तरफ से, उनको कुदरत की तरफ से वरदान मिला हुआ है। Africa has large resources of minerals. Africa is the leading producer of gold, diamond and platinum in the world. वर्ल्ड की जो मिनरल्स में भी जो सबसे महंगे मिनरल्स होते हैं वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लाइक गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम. Zaire, Zimbabwe and South Africa are the largest producers of gold, and copper is found in Zaire and South Africa. Petroleum resources are found in Nigeria, Libya, Algeria. Africa is deficient in iron and coal, and that has affected its industrial development. मीन्स आप ये सारी इसकी जगहों के नाम है, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, जो है वो ही सारा स्पेस वाइज बता रखा है कि किस जगह कहाँ क्या मिलता है, प्लेस टू प्लेस इसका डिस्कशन कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है इसको कि किस तरीके से क्या चीज़ ज़्यादा मिलती है, ठीक है. Australia is the most important producer of iron ore. It is the leading producer and exporter of bauxite in the world. ऑस्ट्रेलिया में आयरन तो होता ही है, उसके अलावा लीड किस में कर रहा है, ये बक्साइट के प्रोडक्शन में. पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये एक्सपोर्ट करता है बक्साइट का. द फेमस गोल्ड रश ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेयर gold was first discovered, lead to the colonization of continent, and Kalgoorlie and कोलगार्डी आर द चीफ गोल्ड माइनिंग एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ये जो दो जगह के नाम दे रखे हैं, कालगोरली और कोलगार्डी, जो हैं 2 प्लेसेस के नाम हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा सोना मिलता है कि उस एरिया को ही गोल्ड रश कहते हैं. तो और सबसे पहले कहते हैं कि वहाँ पर ही सोने का जो है कह सकते हैं खोज हुई थी, डिस्कवर हुआ था गोल्ड. Now, distribution of minerals in India. The distribution of minerals in India is highly uneven. The peninsular plateau is the storehouse of minerals, while the Himalaya regions and the northern plains are devoid of strategic minerals. India has large resources of iron ore, manganese, mica, and bauxite, and is generally deficient in non-ferrous minerals like gold, silver, copper, lead, zinc. ये चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ कम मिलती हैं, और आयरन और मैग्नीज, मीका, बक्साइड ये हमारे यहाँ इंडिया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, ये हम कह सकते हैं. इस तरीके से इंडिया में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. एंड इन द list you can see distribution of minerals list. You can see iron ore is found in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, and bauxite is also in this area, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, MP, Maharashtra. और इस मैग्नीज, कॉपर, मीका, गोल्ड, लाइमस्टोन, सॉल्ट, सब के जो एरिया है वो आपको मेंशन कर रखे हैं कि जैसे लेक सॉल्ट है तो सांभर लेक है राजस्थान में, विच इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान, तो वहाँ पर जो है लेक सॉल्ट मिलता है. एंड द सी सॉल्ट वेयर इट इज़ फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ कोर्स लाइक गुजरात, तमिलनाडु, केरला. एंड रॉक सॉल्ट दैट इज़ फाउंड इन मंडी, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर ही बड़ी बड़ी रॉक्स हैं. तो इस तरीके से कई सॉल्ट के भी फॉर्म है. ये सारी मिनरल्स की लिस्ट दे रखी है. ओके.
Now the importance of minerals. एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि किस तरीके से मिनरल्स जो है हमारी लाइफ की बैक बोन्स हैं, जो भी आज की जो डेवलप्ड लाइफ है ऑफ कोर्स उसका तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. हाउ minerals are the basis of modern development. Iron ore forms the basic raw material which is converted into tools, implements and machines. Bauxite is used as a raw material in the manufacture of utensils, aircraft, and electrical industries, and gold is used the मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी. यहाँ पे तो तीन मेन के बता दिए कि किस तरीके से आयरन जो है वो अपने उसमें यूज़ होता है कि टूल्स और इम्प्लीमेंट वो बनाने में, किस तरीके से बक्साइट बर्तन बनाने में या एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, स्विचेस वगैरह आप देखते हैं तो वो उन सब के उसमें बक्साइट का यूज़ होता है. या गोल्ड किस तरीके से ज्वेलरी में आता है. और इस ये पूरी लिस्ट दे रखी है कि यूजेस ऑफ मिनरल्स, कि आयरन किस तरीके से टूल्स में, ट्रैक्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में. बक्साइट इज़ यूज्ड इन फेरो एलॉयज मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. मैग्नीज इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. एंड कॉपर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें. Mica is used in electrical cables, and gold is used in, of course, manufacture of jewelry. Limestone is used in melting of आयरन, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में लाइमस्टोन जो है काफ़ी यूज़ होता है. तो ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है. अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी मिनरल्स की इम्पोर्टेंस की और यूजेस की. एंड जब अगर इफ़ द मिनरल्स आर दैट इम्पॉर्टेंट दैन वी हैव टू कंजर्वेट दैम, है ना. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. Minerals are highly exhaustible. The formation of minerals is very slow as compared to the rate of consumption at present. Minerals are very essential for industrialization and economic development of a country, and hence its conservation is very necessary. Some ways of conserving minerals are by using alternatives or substitutes, recycling, reusing the low grade ores, reducing the consumption using better mining methods, and reduction in the export of क्वालिटी ओर्स. ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन के मेथड बता रखे हैं. यही बताया है कि मिनरल्स जो है हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसको बनने में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. और आजकल की जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उसमें कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल लाइजेशन बढ़ गया है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वहाँ के इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चर यूनिट हैं उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो प्रोडक्शन है उसका बहुत बड़ा रोल होता है. तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लिए तो फिर मिनरल्स चाहिए ही. तो हमें इसकी कंजर्वेशन करने के लिए हम फिर क्या करें कि हमारा डेवलपमेंट भी हो और हमारे मिनरल्स का कंजर्वेशन भी हो. तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसे काम ऐसे प्रोडक्शन में यूज़ करने चाहिए जिनके सब्स्टिट्यूट हों. अगर उसके बिना भी काम चल रहा है, ऑल्टरनेटिव है मौजूद, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. उस मिनरल को मत यूज़ करिए, आप उसको अल्टरनेटिव यूज़ कर लीजिए. ताकि हमें कंजर्वेशन करना है जिस मिनरल्स का या जिन चीज़ों की रिसाइकलिंग हो सकती या रीयूजिंग हो सकती उनको इस तरीके का प्रोसेस करके हम मिनरल्स को कंजर्वेट कर सकते हैं, है ना. और ऑफ कोर्स ये तो फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए इस कंजर्वेशन को. तो रिड्यूसिंग द कंजप्शन हमें अपनी ज़रूरत जितना ही यूज़ करना है, जितनी हमें नीड है, ना कि हमें दिखावे में या ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को यूज़ करना, उसको बर्बाद करना ही होता है. तो हमको उसका जो कंजप्शन है बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ के इन अ राइट वे, इन अ राइट थिंग, इन अ राइट पोजीशन वी हैव टू यूज़ दैट थिंग. ठीक है. ये जो और माइनिंग के भी जो बेटर मेथड हैं, इस तरीके के छोटे छोटे तरीके हैं, टैक्टिक्स हैं, यूज़ कर सकते हैं टू कंजर्वेट द मिनरल्स. ओके. एंड इसमें आपको 4 पॉइंट्स में बना के दिया है. लाइक
Using of alternatives of substitutes and non-conventional sources like solar, wind or biogas. For example, coal and petroleum are substituted by CNG. Use of biofuels, of course, जो टैक्सी वगैरह हम नॉर्मल उसमें देखते हैं जहाँ उसमें पेट्रोल डलता था, डीजल डलता है, तो वो CNG गैस से चल रही है, तो ये इसका क्या हुआ, सब्सटीट्यूट हो गया, ये इसका अल्टरनेट हो गया कि अब जब इससे चल सकती है तो फिर हम क्यों उसको पेट्रोल को या डीजल को यूज़ करें, या फिर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो दूसरे सोलर विंड है या बायोगैस है ये यूज़ आ सकती है, तो क्यों दूसरे कोल को या इस मिनरल्स को यूज़ किया जाए, इसका अल्टरनेटिव है ना। एंड सेकंड इज रिसाइकलिंग सम मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड दैट कैन बी मेल्टेड एंड रीयूज्ड। उनको मेल्ट किया जा सकता है, इन सब का अपना अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है, आपको पता ही है, उस पर ये मेल्ट हो जाते हैं, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड reducing the wastage of minerals by plant utilization and judicious consumption. of course जो हमें सोच समझ के जो इसका यूज़ करना है उसके जो है द्वारा हम इसका वेस्टेज को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर्मिंग न्यू मिनरल्स यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और नए नए मिनरल्स जो है, कुछ मिनरल्स जो हैं उनको हम दूसरे मिनरल्स के साथ मिलाकर या उनके ऑल्टरनेटिव को जो है इन्वेंट करके हम जो मेन हमारे हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं मिनरल्स, जिनको बनने में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उनके उसको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और वी कैन से कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं। आप नए मिनरल्स बना रहे हैं वो जो फैक्ट्रीज में, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, इससे हमारा कंजर्वेशन होगा मिनरल्स का, which is very important for human life and the development of a country, of a nation, and of course it is safe for our nature. Nature is also important for us. अगर नेचर को, कुदरत को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है, और ये बात हमें फ्यूचर में समझ में आएगी कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन